हाय व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी। और आई होप सो यू आर ऑल फाइन। एंड आपने जो नेक्स्ट क्लास जो मैंने डाली थी यूट्यूब चैनल पे वो आप सभी ने देख ली होगी। आई ग्लैड कि अच्छा सपोर्ट आप कर रहे हो एंड थैंक यू फॉर ऑल टू सपोर्ट मी। एंड आज मैंने एक नई क्लास अपलोड की है। स्टार्टअप करेंगे हम अपनी नई अप्रोच के साथ। हम आज बिज़नेस फाइनेंस की ही बात करेंगे और इसके अंदर हम एक नई अप्रोच का जिक्र कर रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लास्ट टाइम जब हमने करी थी वो थी कौन सी नेट इनकम अप्रोच, वो थी नेट इनकम अप्रोच। ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। 5 ही मिनट का खेल है लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक एक पॉइंट समझेंगे, देन आफ्टर हम उसे स्टार्टअप करेंगे कि इसका मतलब क्या और कैसे ये दी गई थी। ये भी डेविड ड्यूरेंट ने दी है और वो भी डेविड ड्यूरेंट ने दी थी। तब एक थोड़ा सा अगर हम क्विक रिवीजन करें कि नेट इनकम अप्रोच में क्या था तो हमें थोड़ा सा इजी लग जाएगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में उन्होंने क्या चेंज किया था। तो नेट इनकम अप्रोच में अगर नहीं पढ़ी हो तो क्लास मैंने उसमें डाल रखी है लास्ट क्लास के अंदर, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। तो मैं एक बार सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ उसके अंदर ये दिया गया था कि अगर हम डिबेंचर को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अपने, तो अल्टीमेटली क्या होएगा, जो केओ है वो डाउन जाती जाएगी। मतलब ओवरऑल कॉस्ट डाउन चली जाएगी फर्म की और मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये उसके अंदर था। केई उसके अंदर कांस्टेंट था और वो क्या कह रहे थे, केई कांस्टेंट है और केओ के अंदर हम केडी के अंदर क्या करेंगे, केडी भी पैरेलल थी लेकिन केडी के अंदर हम आगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो अल्टीमेटली केओ उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाएगी। उसमें ये जम्पशन ली गई थी, ठीक है। तो ये जम्पशन थी, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि मायने रखता है। उसमें एक चीज़ ये भी रिप्रेजेंट दी गई थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म, फॉर एनी बिजनेस। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट करता है, वो उसके अंदर ये प्रॉपरली लिखा गया था। अब हम देखेंगे कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है उसने इसमें क्या चेंजेस किए। हमने एक क्विक रीज़न ले ली नेट इनकम की। अब आपको क्लियर कट शायद समझ आ गया होगा क्या कहना चाहता है। उसमें वो डिबेंचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की बात कर रहा है। इट्स अ चीपर कॉस्ट आउट। तो ये तो सच है कि नॉर्मली जो डिबेंचर की कॉस्ट होती है वो एज़ पर द केई के चीपर होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका क्या है। तो एक बार मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इनकम अप्रोच कहता है कि जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर डजेंट मैटर। पहला पॉइंट इसके अंदर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैटर ही नहीं करता। और मार्केट वैल्यू जो फर्म की है वो डिपेंड किससे करती है, नेट ऑपरेटिंग ईबीआईटी। क्योंकि अब आपको पता लगेगा कि इसने ईबीआईटी क्यों चुना। अल्टीमेटली तो क्या चुनना था, ईबीटी चुनना होता है। आप ये सोचते कि भाई इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे तो इसी ईबीआईटी पे कैसे है। तो ये इसका जो डायग्राम है ये चीज़ शो करेगा कि ईबीआईटी पे कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ये कि फाइनेंशियल मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर का इज़ इरेलीवेंट। क्योंकि वो ये जो फाइनेंशियल मिक्स है कि इसका ये कहते हैं डजेंट मैटर। चाहे आप ये ले लो, डेट इक्विटी आप लेते हो, चाहे 20-80 ले लो, ठीक है, चाहे 40-80 ले लो, 40-60 ले लो, चाहे 0-80 ले लो, चाहे 100-80 ले लो। ये कहता है कोई मैटर नहीं रखता, कुछ कोई भी कितना ही ले लो। तो इसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो कहता है कि मैटर ही नहीं रखता, मतलब कोई भी कितना ही ले सकते हैं। इट्स डजेंट मैटर, मतलब ये स्ट्रक्चर पे है ही नहीं। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर हम कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है। अब थोड़ा सा हम इसका डायग्राम देखते हैं। अभी तक सिर्फ हम बातें बढ़ रहे हैं, ये प्रूफ भी कर देंगे हम कि ये कैसे होते हैं। ये देखो, इसने कहा के ई इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी। के ओ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। के डी कॉन्स्टेंट है, के डी भी कॉन्स्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इस अप्रोच में के ओ और के डी बोथ आर कॉन्स्टेंट। अब पॉइंट आता है, माना के डी तो हमने कॉन्स्टेंट कर दिया होगा, पर के ओ कैसे कॉन्स्टेंट किया, हाउ, ओवरऑल कॉस्ट कैसे कांस्टेंट हो सकती है, हाउ इट कैन पॉसिबल। समझ नहीं आया, नहीं आया। तो इसका पॉइंट क्लियर करने के लिए एक बार मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाती हूँ। अजम्पशन का हम थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे
अजम्पशन का हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। यूज़ मोर डेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर, द रिजल्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम डेट जितना यूज़ करेंगे तो रिटर्न कितनी है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी उतनी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली जो कॉस्ट है क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ आया? एक बात बताओ, आप एक बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, हाँ जी लगा रहे हैं, तो बिजनेस से क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो ना कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगा, रखते हैं। लेकिन अगर हमने ज़्यादा लोन ले लिया, ज़्यादा बाहर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले लिए, तो अल्टीमेटली पहले बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, पहले बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो सारा कुछ इंटरेस्ट पे करता रहेगा तो क्या आप एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हम एक ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत रिस्क है, तो आप उस, जब आपको पता है उस बिज़नेस में बहुत रिस्क है, तो आप ऐसे बिज़नेस में पैसा कब लगाना प्रेफर करोगे, तभी जब आपको वो ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ये लाइन ये कह रहा है, अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे अल्टीमेटली रिस्क भी उतना इंक्रीज़ हो जाएगा शेयर होल्डर का, और वो डिमांड भी करेंगे किसकी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज़ होएगी। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी इतना क्लियर हो गया। अब आपका पॉइंट आएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे इंक्रीज होएगी। आओ, केडी तो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन के इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना कम बचेगा अल्टीमेटली, इंटरेस्ट देने के बाद कम बचेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, है तो कॉस्ट ही, तो बंटा भी तो कम। तो बस इसके इस चक्कर में के की वैल्यू बढ़ जाएगी, के की जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली बस सीधी सी बात है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है, कहता है जो वैल्यू रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ डीई, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो जो हम चूज़ करते हैं, चाहे किसी टाइप का कर ले, चाहे 20/80 कर ले, चाहे 0/100 कर ले, चाहे 40/60 कर ले, जो कॉस्ट है वो सबकी सेम रहेगी, वैल्यू जो फर्म की है वो सेम रहेगी। इसमें ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि कैपिटल डजेंट मैटर, कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी लो वो सारा ही बढ़िया होते हैं। इट डजेंट मैटर कौन सा कितने रेशो में ले रखा है, ये कहता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हुआ? ये एजम्पशन थी भी जो हमने दो पढ़ी थी। एक बार वापस हम इस डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम कहता है क्या, ये डायग्राम कहता है कि के डी इज कॉन्स्टेंट, के इज आल्सो कॉन्स्टेंट और के इज इंक्रीज। के डी इज कॉन्स्टेंट, के इज आल्सो कॉन्स्टेंट, के इज इंक्रीज। इसमें क्या किया कि अगर हम के डी बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कौन सा नेट इनकम अप्रोच, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा ऐसा था। तो ये तो क्या था, ये के ई था, ये के डी था, और जो ये डिक्रीज हो रहा था ये के ओ था। तो उसमें क्या कह रहा था, जैसे जैसे हम डी में के डी में ट्रांसफ़र होएंगे, मतलब जितना हम के डी इंक्रीज़ करेंगे, जितना हम डिवेंचर यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी डाउन जाती रहेगी। तो सही कहा था, क्योंकि एज़ पर द जो के ई होता है उसकी जो कॉस्ट होती है एज़ कंपेरिजन टू द के डी वो ज़्यादा होती है हमेशा। तो इट्स बेटर तो यही रहता है कि हम के डी के अंदर ही अपना स्टोर अप करें। तो स्टोर अप के डी के अंदर करेंगे तो अल्टीमेटली के ई जो है उसमें हमारा कम इन्वेस्ट होएगा। तो इसका ये इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। इसमें क्या कहता है, के डी को अगर हम कांस्टेंट मान ले, के डी को अगर हम कांस्टेंट मान ले और के ई के अंदर हम यूज़ करें, तो जो के ओ है सेम रहेगा, क्योंकि के डी हम ना इंक्रीज़ करते हुए अगर के डी इंक्रीज़ करेंगे तो के ई क्या करेगा, के ई भी इंक्रीज़ होएगा। के डी, क्योंकि अगर के ई कैसे इंक्रीज़ होगा, के ई रिटर्न इतनी मांगेगा आपसे, तो इसलिए के ओ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर के डी इंक्रीज़ करोगे तो भी वो सेम रहेगा, के डी इंक्रीज़ नहीं करोगे तो के ई में जाके इन्वेस्ट करोगे तो भी के ओ सेम रहेगा। अल्टीमेटली इसकी वजह से जो के ओ है सेम रहेगा। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहता है। अब यहाँ पे दो जंक्शन हमें याद भी होगी
KO इज़ कांस्टेंट, बिजनेस रिस्क अनचेंज, क्योंकि बिजनेस रिस्क यहाँ पे चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि अगर KD इंक्रीज़ करेंगे तो जो इक्विटी वाले हैं वो रिटर्न ज़्यादा मांगेंगे, अल्टीमेटली KO क्या होएगा, सेम रह गया। और अगर KD डिक्रीज़ करते हैं तो अल्टीमेटली हमें KE के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो भी रिटर्न, तो भी वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड की मांग करेंगे, तो भी वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो KD, जो यहाँ पे KO है, वो अल्टीमेटली KD और KO कांस्टेंट रहते हैं। मतलब नॉट KD में जितना चेंज होएगा, मतलब KD भी कांस्टेंट ही रहेगा और KO भी कांस्टेंट रहेगा। KO क्यों कांस्टेंट रहेगा ये हम पढ़ चुके हैं। KD इज़ आल्सो कांस्टेंट, तो मे बी इसकी जो एजम्पशन है हमें अच्छे से याद हो चुकी है। अब इसका जो पॉइंट आता है कि इसकी हम निकालते कैसे, निकालने का एक ही तरीका है। जैसे अगर कॉस्ट निकालनी पड़े KE की, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, KE EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय में जो भी वैल्यू रही है फ़र्म की, जो भी टोटल वैल्यू रही है फ़र्म की, उसमें से आप डिवेंचर माइनस कर दो, तो बाकी जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में से कितना बच जाएगा, वो क्या बच जाएंगे, नंबर ऑफ़ इक्विटी बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बाकी जो हमें किसको देने के लिए बच जाते हैं, इक्विटी को देने के लिए बच जाते हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी। तो यही छोटी सी अप्रोच थी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, मे बी यू लाइक इट और आपको समझ भी आ गई होगी। थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो गया, इसलिए डेविड ड्यूरेल ने कहा कि बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर डजेंट मैटर, जबकि पहले वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर कह रहा था। इट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर या ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा, इट्स अ इजी कंसेप्ट, इतना कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट था नहीं, और मेरे हिसाब से आपको मोर क्लैरिटी भी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क विद मी, मे बी you carry on yourself, and all the best for your preparation, and I hope so you like it. Please have a nice day and follow my page and share more and more. Thank you, bye bye, take care.